चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ज्ञान का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिसमें सब कुछ हो, कला से लेकर विज्ञान तक, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्रोत से निकला हो? आज हम भारतीय ज्ञान प्रणाली की इसी अनोखी दुनिया में झांकने वाले हैं। और यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। सोचिए, व्याकरण, चिकित्सा, शासन कला और यहाँ तक कि युद्ध कला भी, ये सब कितने अलग अलग फील्ड्स हैं। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि इन सब की जड़ एक ही हो? तो इसका जवाब मिलता है प्राचीन भारतीय परंपरा में, जो एक ही स्रोत की ओर इशारा करती है, और वो हैं वेद। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और पता लगाते हैं कि ज्ञान का ये विशाल पेड़ आखिर एक ही बीज से कैसे उगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उस नींव को समझना होगा जिस पर ये पूरी ज्ञान प्रणाली टिकी हुई है। देखिए, वेद कोई साधारण किताबें नहीं है। भारतीय परंपरा के अनुसार ये वो ज्ञान है जो हमेशा से है, इटर्नल है। इसे किसी इंसान ने लिखा नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड के जो फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं उनका कलेक्शन है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। परंपरा कहती है कि जो प्राचीन ऋषि थे वो इस ज्ञान के दृष्टा थे, मतलब उन्होंने इस ज्ञान को बस देखा या खोजा, वो इसके सृष्टा यानी क्रिएटर नहीं थे। और ये जो फर्क है ना, ये छोटा सा है पर बहुत बहुत जरूरी है। चलिए इसको और आसानी से समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम ले लीजिए। न्यूटन ने उसे बनाया तो नहीं था, वो तो हमेशा से था। उन्होंने तो बस उसकी खोज की और दुनिया को बताया। बिल्कुल इसी तरह ऋषियों ने वेदों में छिपे ज्ञान को देखा या अनुभव किया। तो ठीक है, हमारे पास ज्ञान का ये विशाल सोर्स तो है, पर एक प्रॉब्लम है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसे समझने और इस्तेमाल करने के लिए कुछ टूल्स या कह लीजिए कुंजियों की जरूरत थी। तो सबसे पहली कुंजी है शिक्षा यानी फोनेटिक्स। सोचिए, वैदिक मंत्रों का असर उनकी ध्वनि और कंपन पर निर्भर माना जाता था, इसलिए हर शब्द का, हर अक्षर का एकदम सटीक उच्चारण बहुत जरूरी था, और शिक्षा शास्त्र यही पक्का करता था। दूसरी कुंजी है व्याकरण। जाहिर है, किसी भी टेक्स्ट को गहराई से समझने के लिए उसकी लैंग्वेज, उसकी ग्रामर को समझना ही होगा। व्याकरण हमें शब्दों की बनावट और वाक्यों में उनके सही इस्तेमाल को समझने में मदद करता है। फिर आती है तीसरी कुंजी, निरुक्त। ये एक तरह से शब्दों की जासूसी है, जो उनकी जड़ों तक जाती है, पता लगाती है कि वो शब्द बना कैसे। वेदों में कई शब्द बहुत जटिल हैं, और उनका सही मतलब जानने के लिए ये समझना जरूरी था। चौथी कुंजी है छंद। वैदिक मंत्र सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो कविता हैं। वो एक खास लय और मीटर में है। तो छंद शास्त्र हमें उसी काव्य संरचना, उसी रिदम को समझने में मदद करता है। पांचवी कुंजी है ज्योतिष। इसका इस्तेमाल यज्ञों और दूसरे जरूरी अनुष्ठानों के लिए सही समय यानी शुभ मुहूर्त निकालने के लिए होता था। ये ज्ञान को कॉस्मिक साइकिल से जोड़ता है। और छठी और आखिरी कुंजी है कल्प। ये ज्ञान को एक्शन में बदलने का शास्त्र है। ये एक प्रैक्टिकल गाइडबुक की तरह है, जो बताती है कि कौन सा अनुष्ठान या संस्कार किस विधि से और किस क्रम में करना है। तो बेसिकली ये 6 शास्त्र, जिन्हें एक साथ वेदांग कहते हैं, वेदों को समझने और लागू करने के लिए एक कंप्लीट टूल किट की तरह हैं। प्रोनाउंस करने से लेकर परफॉर्म करने तक हर स्टेप के लिए एक टूल है। तो अब जब हमारे पास इन वेदों को समझने की चाबियां हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस ज्ञान का विस्तार कैसे हुआ और इसने पूरे समाज के लिए एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया। तो ये देखिए, ये है पूरी नॉलेज सिस्टम का ढांचा, जिसे विद्या स्थान कहते हैं, यानी ज्ञान के 18 प्रमुख क्षेत्र। इसमें सबसे ऊपर हैं 4 वेद, जो मूल स्रोत हैं। फिर आते हैं 6 वेदांग, जो उन्हें समझने के टूल हैं। इनके अलावा 4 उपांग भी हैं, जैसे लॉजिक और एथिक्स, जो व्याख्या में मदद करते हैं। और आखिर में 4 उपवेद, जो प्रैक्टिकल नॉलेज से जुड़े हैं। कितना वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है ना। और सबसे जरूरी बात, ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं थी, ये ज्ञान सीधे सीधे जिंदगी में अप्लाई होता था। उपवेदों को ही देख लीजिए। आयुर्वेद सेहत के लिए, धनुर्वेद रक्षा के लिए, और अर्थशास्त्र अच्छे शासन के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज देते थे। मतलब जीवन का कोई पहलू इससे अछूता नहीं था। अब जरा इस नंबर को देखिए, 64। क्या लगता है, ये क्या हो सकता है?
ये इस ज्ञान प्रणाली की विशालता को एक और ही लेवल पर ले जाता है। ये हैं वो 64 कलाएं या स्किल्स जिन्हें एक कंप्लीट और कल्चर्ड लाइफ जीने के लिए जरूरी माना जाता था। और इन कलाओं की डाइवर्सिटी तो देखिए, मतलब इसमें सिर्फ संगीत या चित्रकला ही नहीं है, इसमें यंत्र मात्रिका यानी मैकेनिक्स की आर्ट, म्लेच्छित विकल्प, कोडेड लैंग्वेज की आर्ट और तो और धारण मात्रिका, मेमोरी को शार्प करने की टेक्निक भी शामिल थी। आप सोच सकते हैं, ये दिखाता है कि एक संपूर्ण जीवन के लिए हर क्रिएटिव और प्रैक्टिकल स्किल को कितना महत्व दिया गया था। तो ये सिस्टम इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है, पर सवाल ये है कि इन सब का आखिर मकसद क्या था? ये प्रणाली इंसान के सबसे बुनियादी सवालों का जवाब कैसे देती है? तो देखिए, वैदिक परंपरा जीवन के दो मुख्य रास्तों की बात करती है। पहला है प्रवृत्ति मार्ग। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया में रहते हुए अपनी ड्यूटीज पूरी करते हुए एक सुखी और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। और दूसरा है निवृत्ति मार्ग। ये उन लोगों के लिए है जो सांसारिक चीजों से ऊपर उठकर परम सत्य और मोक्ष की तलाश में है। कमाल की बात यह है कि ये सिस्टम दोनों ही रास्तों के लिए गाइडेंस देता है। और इस पूरी सोच को ये एक श्लोक बहुत खूबसूरती से बयां करता है। ये कहता है कि रास्ते भले ही अलग अलग हों, कोई सीधा तो कोई घुमावदार, पर आखिर में सब एक ही परम सत्य की ओर जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सारी नदियां घूम फिरकर एक ही महासागर में जा मिलती हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए बचता है। आज की दुनिया में जहां हम हर विषय को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर देखते हैं, यानी हाइपर स्पेशलाइज करते हैं, वहां एक ऐसे सिस्टम से क्या सीखा जा सकता है जो सारे ज्ञान को एक यूनिफाइड यूनिट के रूप में देखता था? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।